चलिए दोस्तों, अगला काम शुरू किया जाए। तो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की हम बात कर रहे थे और आज हम बात करने जा रहे हैं इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो भैया इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की बातें हैं, आइए जरा इसकी शुरुआत की जाए। मान लीजिए कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है। तो भैया अगर ये चाहे कि मैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर दूं, तो भैया इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। लेकिन अगर ये चाहे कि मैं रिडीमेबल शेयर इशू कर दूं, तो भैया वो रिडीमेबल शेयर्स इशू करना अलाउड है। और ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं दोस्तों, इसकी मैक्सिमम रिडम्पशन टाइम जो है वो कितना है, 20 इयर्स इन जनरल। लेकिन ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये कौन से केस में है, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स की बात, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जानते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस, उनके लिए अगर ऐसा किया जाए तो मेरे भाई इसका मैक्सिमम रिडम्पशन टाइम 20 साल से बढ़कर 30 साल हो जाता है। यानी इसकी वैलिडिटी जो है वो 20 साल से बढ़कर क्या हो जाएगी, 30 साल। यानी आप इसका रिडम्पशन 30 साल बाद कर सकते हैं। अब इस पॉइंट से रिलेटेड मैं अभी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर वाले की बातें, इसकी बातें हम करेंगे बाद में। ठीक है, अभी हमने जो बातचीत करनी है इन जनरल काम कैसे होता है उसकी बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इस तरह के शेयर्स प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहती है, तो भैया सबसे पहला काम तो उसे यह ध्यान रखना है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं है अलाउड, रिडीमेबल अलाउड है। प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स जो हैं वो कई हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, ठीक है जी, और नॉन कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं। कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल का मतलब कि रिडम्पशन के वक्त उनका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, इक्विटी शेयर्स में। यही प्रेफरेंस शेयर्स पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। यह भी मैंने आपको बताई थी बात पहले, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होता है। पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी हो सकते हैं। इसका जिक्र हुआ था पहले जब मैं टाइप्स की बातें बता रहा था, ठीक बात है कि नहीं। और इसके बाद पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग के बाद इनकी हम पहले से ही तय कर देते हैं भैया किस तरह के प्रेफरेंस शेयर होने वाले हैं। ये बात तो देखो तय है, ठीक बात है या नहीं। तो हम इनको पहले ही बता देंगे भाई कि तुम्हें इस टाइम के लिए इशू किया जा रहा है, उसके बाद ये पैसा आपका रिडीम कर देंगे। लेकिन रिडम्पशन के टाइम हम आपको एक राइट देंगे भैया कि तुम चाहो तो अपने शेयर्स को इक्विटी में कन्वर्ट भी करा सकते हो। तो वो कन्वर्टेबल हो गए, ऑप्शन दिया जाता है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को वो ऑप्शन दिया जाता है। तो वो हो गया मेरा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विटी शेयर होल्डर्स भी पहले से जानते हैं भैया कि ये वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है जिनका रिडम्पशन के बाद इक्विटी में कन्वर्जन हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे
और इक्विटी शेयर होल्डर्स की पावर का डाइल्यूशन हो जाएगा। पावर के डाइल्यूशन का मतलब यहां पर यह हुआ कि भैया उनकी वोटिंग पावर पहले से घट जाएगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या वर्ड्स कहे मैंने कि उनकी वोटिंग पावर पहले से घट जाएगी। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है कि भैया अगर पेमेंट की बात आ रही है, डिविडेंड की, प्रॉफिट आए, आपने बांट दिए, लो जी पहले प्रेफरेंस वालों का राइट है, ये लो भैया, उसके बाद सरप्लस बहुत ज्यादा बच गया। अब सरप्लस ज्यादा बच गया तो इक्विटी वालों को भी ये तो है नहीं कि सारा का सारा बांट दिया। सुपर डुपर प्रॉफिट्स हो गए भैया तुम्हारे इस बार, तो तुमने इक्विटी वालों को भी कुछ डिविडेंड दे दिया, जितना नॉर्मल देते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा दे दिया। उनका फिक्स तो नहीं है, मगर फिर भी एक तरीका पहले से निकाल के रखते हैं कि भैया कितने हद तक हमें उन्हें डिविडेंड देना है। अब पता लगा जी रिजर्व में डाल दिया, लेकिन फिर भी बहुत सारा आपका पैसा बाकी है, फंड एक्स्ट्रा है, क्या किया जाए? तो ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इश्यू करते वक्त ही बता देंगे कि आपका पार्टिसिपेटिंग नेचर है आपके प्रेफरेंस शेयर्स का, तो अगर इस तरह के सरप्लस फंड्स बचते हैं तो आपके साथ भी उन्हें शेयर किया जाएगा। यह है कंपनी के लाइफ टाइम की बात। अब उसी तरह से कंपनी के वाइंडिंग अप की बात आती है। वाइंडिंग अप के दौरान भी प्रेफरेंस वालों का सबसे पहले पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाएगा, फिर जो बचेगा वो सारा इक्विटी का। लेकिन जब वाइंडिंग अप होता है तो जरूरी नहीं कि वो, पहले भी बताई थी बात मैंने, कि बुरे हाल में वाइंडिंग अप हो। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बढ़िया चल रही है और भैया वाइंडिंग अप हो गया, सरप्लस एसेट बच गए, तो भैया उस कंपनी के अंदर इक्विटी के साथ साथ प्रेफरेंस ने भी तो मेहनत करी है, प्रेफरेंस का भी तो पैसा लगा था। इसलिए अगर वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो उन सरप्लस एसेट्स में भी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का राइट होगा। वो राइट कितना होगा वो पहले से बता दिया जाता है। फिर एक आता है हमारा क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है? मान लीजिए एक पर्टिकुलर ईयर में आप डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, तो भैया अगले साल आपको वो डिविडेंड देना ही पड़ेगा, और पिछले साल का और इस साल का मिला करके ये है क्यूमुलेटिव। इज दैट क्लियर? तो वो पिछले साल का एक्यूमुलेट होता जाएगा जब तक आप इसे पे नहीं करेंगे, राइट? तो ये थी कहानी हमारी कि किस तरह के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, कौन सी कंपनी किस किस तरह के प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी। ये शेयर्स अलाउड नहीं है क्योंकि इरिडीमेबल है। रिडीमेबल अलाउड है, वो भी दो बातें हैं। पहला, मैक्सिमम रिडम्पशन टाइम जिनका 20 साल है, वो है नॉन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए, इन जनरल इसी की बात होती है। और मैक्सिमम रिडम्पशन टाइम 30 साल कर दिया जाएगा अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। 2013 का ये एक्ट हमें सारी कहानी सुनाता है। अब सवाल ये आता है कि भैया जब तुमने अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करना है तो ऐसे केस में तुम्हें करना क्या पड़ेगा? ऐसे केस में कंपनी को मीटिंग में एक सबसे पहले क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या वर्ड्स गए मैंने? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर बताना पड़ेगा कि हां हम ये इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं। तो इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर को वैलिडली किया जा सके, इसकी रिक्वायरमेंट नंबर एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। ये स्पेशल रेजोल्यूशन बताएगा कि हां हम इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करने वाले हैं। जनरल मीटिंग में, ये जनरल मीटिंग किसकी? मेंबर्स की। तो भैया मेंबर्स की जनरल मीटिंग में इस रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। अब मेंबर्स की जो ये मीटिंग है इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास किया जाएगा, तो मेंबर्स कौन से हैं? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं भैया। जो मेंबर्स हैं जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स, जीएम यानी जनरल मीटिंग। स्पेशल रेजोल्यूशन ये लोग पास करेंगे कि हां हम इस तरह के प्रेफरेंस शेयर्स को
कंपनी को इश्यू करने की इजाजत अपनी तरफ से देते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है यार कि पैसा मार्केट से उठाना है। इमीडिएटली हम नहीं चाहते कि हमारा डाइल्यूशन हो हमारी पावर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग पावर होती नहीं, मगर पैसा आ जाएगा। तो भैया इस तरह से प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने का कंपनी को बेनिफिट मिलता है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? इसीलिए ये प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जा सकें, इसके लिए जो जनरल मीटिंग के मेंबर्स हैं ये लोग अपनी ऑथराइजेशन देंगे कि भैया आर्टिकल्स तो इस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को अलाउ कर ही रहे हैं कि वो प्रेफरेंस शेयर इशू करे, लेकिन हमारी भी इजाजत इसमें चाहिए, इसीलिए हम इसके अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? इन एडिशन टू दैट कंपनी को एक और बात पूरी करनी पड़ेगी, वो दूसरी कंडीशन है इसी चीज की। ये सब कंडीशंस है। हम किन की बात कर रहे हैं? कंडीशंस की, कि अगर आप ये करना चाहते हैं तो भैया दो कंडीशंस को कंप्लाई करिए। दूसरी कंडीशन ये कहती है इसके साथ साथ कि कंपनी की तरफ से कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट। नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट का मतलब यह है, और वो किस चीज में, कि भैया हमारी तरफ से किसी भी तरह की रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट में हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया। ऐसा कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट हमारा नहीं है, और ना ही हमने किसी भी तरह के पेमेंट ऑफ डिविडेंड में कोई घपला किया है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो अगर ये दो चीजें आप पूरी और कर दें, यानी कि कोई सबसिस्टिंग हमारा डिफॉल्ट नहीं है, और दूसरा कोई रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में कोई सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं है, नो सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, और पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। जनरल मीटिंग ऑफ मेंबर्स में दोनों कंडीशंस आपकी पूरी हो गई। प्रेफरेंस शेयर इशू आप करिए। फटाफट से इसे नोट करते हैं आप। इसको करने के इमीडिएटली बाद मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इशू एंड रिडम्पशन की। अभी इशू की बात हो रही है, और ध्यान रखिएगा जब इशू होता है तो रिडम्पशन की सारी टर्म्स इशू के साथ साथ ही लिख दी जाती है। जब आप इशू करेंगे तो इशू की टर्म्स तो बताएंगे, साथ ही साथ रिडम्पशन की भी टर्म्स पहले से ही क्लियर कर दी जाएंगी। क्या ये बात समझ में आती है दोस्तों? नोट करिए इसे, फिर हम चलेंगे आगे फटाफट। चलें दोस्तों आगे। तो अगर ये स्पेशल रेजोल्यूशन जब ये पास हो जाएगा तो इस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें डालनी पड़ेंगी, सवाल ये आता है। तो अब हम आते हैं जी, इररिडीमेबल का तो हिस्सा अब हटा ही दो। रिडम्पशन की बातें कर रहे हैं, रिडम्पशन का टाइम कैसे होना है, मैं अभी फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली बात भी हटा देता हूं। ठीक है जी। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात कर रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कर रही है, ये बातें तो दिमाग में आ गई। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए कंडीशंस दो पूरी करनी है। सबसिस्टेंस की बात फिलहाल के लिए मैं हटा देता हूं। ठीक है जी। सबसिस्टिंग डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, हम जानते हैं।
मैं अब ये कहूंगा कि भैया जब स्पेशल रेजोल्यूशन यहां पास होगा, जनरल मीटिंग में आए हुए मेंबर्स को आप क्या क्या बातें बताओगे और उस स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। इस इशू और रिडम्पशन की दोनों बातों के लिए मैं दोनों बातों की बात कर रहा हूं कि भैया इशू के बारे में क्या लिखोगे, रिडम्पशन के बारे में क्या लिखोगे। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारा जो अगला इस वक्त टारगेट है वो ये समझना है कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या चीजें आपको डालनी पड़ेंगी। तो मैं अब इसको भी रब कर देता हूं। स्पेशल रेजोल्यूशन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको सेट आउट किया जाएगा। सवाल हमारे सामने दोस्तों अब ये आता है, ठीक है जी। तो ये बात तो तय रही कि इस स्पेशल रेजोल्यूशन में आप कुछ बातें सेट आउट करने वाले हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है हमारा shall set out the following things, 7 बातें, following things, ये 7 बातें जो है उसे बतानी है क्लियर करके कि भैया क्या क्या सिस्टम है ये बता दो पहले से ही। स्पेशल रेजोल्यूशन में वो 7 बातें लिख दी जाएंगी और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। कैसे कि भैया ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, ठीक बात है कि नहीं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नेचर में ही 2 राइट होते हैं। क्या? एक, प्रायोरिटी दी जाती है। पहली प्रायोरिटी किससे मिलती है बोलो फटाफट? इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। दूसरी प्रायोरिटी किसमें मिलती है मेरे भाई? प्रायोरिटी नंबर 2, सेकेंड प्रायोरिटी in repayment of capital। कब? at the time of winding up। ये प्रायोरिटी किस पर है, किसको मिल रही है? इन दोनों केसेस में, ए और बी में। लेकिन कब? तो मैं इसको ये A1 और 2 लिख देता हूं इसको। लेकिन ये है क्या? मिल रही है दोस्तों प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर्स, यानी इक्विटी शेयर के पहले इन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? उसके लिए प्रायोरिटी है कि भैया तुमसे पहले इन्हें डिविडेंड मिलेगा और तुमसे पहले रीपेमेंट होगी एट द टाइम ऑफ, कब बोलो फटाफट? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। इस बात को सेट आउट कर दिया। फिर जो इसके तीनों नेचर हैं, इन तीनों नेचर के बारे में बताया जाएगा कि भैया जैसे कि मतलब 3 टाइप्स के हो सकते हैं। तो जो बातें करनी है बता दो भैया पहले कि अगर इनका कन्वर्जन हुआ तो भैया कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर्स कैसे होगा, क्या क्या आपके राइट्स होंगे, सारी बातें पहले बता दी जाएंगी। और उस पर्टिकुलर स्पेशल रेजोल्यूशन में भी ये बात बता दी जाएगी कन्वर्टेबल है। या फिर अगर ये बातें पार्टिसिपेशन की हैं, पार्टिसिपेशन की हैं तो भैया पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स की बातें हो रही होंगी, बोलो हाँ या ना। तो भैया पार्टिसिपेशन किस में होता है, मैंने आपको बताया था। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर की 2 बातें हैं। एक, डिविडेंड के अंदर डिविडेंड मिलेगा, क्यों? सरप्लस फंड्स बच गए जी। मैं इसको सीधा ही लिख देता हूं, सरप्लस फंड्स में शेयरिंग। ठीक है कि नहीं? ये क्या है? लाइफ टाइम की बात। और सरप्लस एसेट्स में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं। ये बात है लाइफ टाइम के दौरान प्रॉफिट्स होते जा रहे हैं। और ये पॉइंट किसका है? ये पॉइंट है मेरे दोस्तों वाइंडिंग अप का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब अगली बात,
तो मेरे भाई पार्टिसिपेटिंग का काम हो गया, कन्वर्शन का हो गया, बचा क्यूमुलेटिव का। तो भैया क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव, इस तरह के डिविडेंड की पेमेंट होगी तो कैसे होगी, ये डिटेल वैल्यू बता दो। यानी यहां तीनों टाइप्स के बारे में बता दिया, यहां प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नेचर के बारे में बता दिया। जरूरी नहीं कि सारे के सारे हों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बट अगर हैं तो जैसी पोजीशन है वो पहले ही बता दो। तो यहां से मैंने इशू का शुरू किया। अब लाइफ टाइम की बात करता हूं। भैया वोटिंग राइट है या नहीं है? इन जनरल तो नहीं है, मगर वोटिंग राइट कब कब आ जाते हैं? जब डिविडेंड ना मिले। ये सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं, बताया था मैंने आपको। और जब इनके पर्टिकुलर नेचर के, इन्हीं के प्रेफरेंस शेयर की बातें हो रही हैं, तो उसी से जुड़ा अगर कोई केस है तो भी इनके पास वोटिंग राइट होगा, अदरवाइज वोटिंग राइट नहीं होता। और एंड में कौन सी बातें आपको बतानी पड़ेंगी कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आप किस तरीके से करने वाले हैं। ये सारी बातें आप उस स्पेशल रेजोल्यूशन में पहले से सेट आउट कर देंगे और इस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। इसी को हम कह रहे हैं यहां पर स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन विद, ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? जहां पर आपको ज्यादा परसेंटेज के, यानी 3/4 मेजॉरिटी से आपको इसको पास करना है। इज दैट क्लियर? यानी 100 में से कम 75 लोग कहें हां, जिनके पास 75% वोटिंग पावर है वो कहे हां हम इस काम के लिए राजी हैं। क्या ये बात समझ में आती है? जल्द से जल्द नोट करिए, फिर चलेंगे हम आगे। चलो जी आगे, कर लिया नोट मेरे भाई? तो अब सवाल ये आता है कि हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या क्या बातें आनी है, वो तो हमने तय कर लिया। लेकिन अब अगला पॉइंट है कि स्पेशल रेजोल्यूशन जहां पर भी होता है, ध्यान से सुनना ये बात, जब कभी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, मीटिंग में बुलाना पड़ेगा मुझे सारे के सारे मेंबर्स को। बोलो हाँ या ना?
तो अब जब मुझे सारे के सारे मेंबर्स को बुलाना है अपनी इस मीटिंग में, उनको मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा। तो नोटिस के साथ साथ दोस्तों क्या जाएगा? नोटिस के साथ एक डिटेल जाएगी, एक्सप्लेनेटरी डिटेल होगी वो, और जिस स्टेटमेंट में वो जाएगी उस स्टेटमेंट का नाम है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। यानी कंपनी चाहती है कि भाई मैं प्रेफरेंस शेयर्स का इशू करूं। इनको इशू करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कहां होगा? यह होगा जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग में कौन आएंगे? कंपनी के मेंबर्स आएंगे। मेंबर्स को कैसे पता चलेगा? उसके लिए कंपनी उन्हें एक नोटिस भेजेगी कि भाई आ जाओ, ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। इसीलिए आप लोगों की एक जनरल मीटिंग बुला रहे हैं। नोटिस के अंदर डिटेल भी डाली जाएगी कि भाई आखिरकार क्यों, कितने, किस मैनर में प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएंगे। बहुत सारी बातें होंगी। रिडम्पशन होगा तो कैसे होगा, उसकी टर्म, उसकी मैनर क्या होगी। टर्म्स ऑफ इशू के साथ साथ टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, सब चीजें डाल दो। तो उस नोटिस के साथ साथ एक जाएगी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इसको बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ेंगे कहां? जब मीटिंग्स का चैप्टर आता है। ठीक है, तो सिस्टम सिंपल है। कंपनी सोच रही है भैया मैं प्रेफरेंस शेयर को इशू करूं। इशू करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। उसके लिए मीटिंग ऑफ मेंबर्स बुलानी पड़ेगी। तो भैया जनरल मीटिंग के अंदर आएंगे कौन? मेंबर्स आएंगे। इसीलिए उन मेंबर्स को बुलाने के लिए कंपनी को यह नोटिस, साथ में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी। अब इस प्रोसीजर के अंदर खास बात हमारी क्या है कि भैया इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या क्या लिखने वाले हैं। इज दैट वेरी क्लियर? तो जो हमारा अगला टॉपिक जो है इसी का, वो ये है कि भाई इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आप क्या क्या लिखने वाले हैं। क्या बात समझ में आई कि नहीं? तो थिंग्स टू बी, थिंग्स की जगह पॉइंट्स लिखते हैं, पॉइंट्स टू बी मेंशन्ड। ठीक है जी, इन दिस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो भाई पॉइंट्स टू बी मेंशन्ड, पॉइंट्स टू बी मेंशन्ड इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो अब तो भैया इसमें बहुत सारी बातें आएंगी, इशू से जुड़ी भी और रिडम्पशन से जुड़ी भी। ठीक बात है कि नहीं? आइए उसे लिखना शुरू करें। सबसे पहले कि भाई प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो, तो प्रेफरेंस इशू का टाइप क्या है? कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप इशू कर रहे हो? और प्रेफरेंस शेयर इशू जब कर रहे हो तो भाई उसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है? अब नॉमिनल वैल्यू तो है भैया पार वैल्यू, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उस पे आप इशू कर दें इसे। तो किस प्राइस पे आप इशू कर रहे हो, यानी प्राइम, इसमें प्रीमियम कितना ऐड कर रहे हो, और प्राइस कैलकुलेशन का बेस क्या है कि आपने आखिरकार ये प्राइस कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेशन का बेस क्या है। अगर आप इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम लेना चाहते हो तो भाई क्यों? तो प्राइस कैलकुलेशन के बेसिस हमें आप बता दो, आखिरकार किन बेसिस पर आपने इस प्राइस को कैलकुलेट किया। फिर मैनर ऑफ इशू, कि भैया किस तरह से आप इन सारे शेयर को इशू करना चाहोगे। ठीक बात है कि नहीं? फिर अगर मैं रिडम्पशन की बातें करूं तो भैया कुछ और पॉइंट भी आ सकते हैं इसमें। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का टाइम क्या होगा, उसकी मैनर क्या होंगी, इसमें साथ में टर्म्स भी आ जाएंगी, टर्म्स ऑफ इशू। समझ में आई बात कि नहीं? यानी
कंप्लीट डिटेल हमने प्रेफरेंस शेयर्स की देनी है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए उन्हें डिटेल्स भी तो चाहिए कि आखिरकार भैया क्यों कर रहे हो, क्यों यानी ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, नॉमिनल। तो प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स के साथ मैं एक और चीज ऐड कर देता हूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू। इसको 1 का ए लिख देता हूं और मैं इसको 1 का बी लिख देता हूं। हालांकि अलग बातें भी हैं। तो भैया ऑब्जेक्टिव क्या आपका इशू करने का, आखिरकार जब ये पैसा आ जाएगा तो आप इसका क्या करेंगे, ये सारी कहानी भी सुनानी पड़ेगी उन्हें। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? ये है क्या, मैनर ऑफ रिडम्पशन। मैनर ऑफ इशू ऑफ हो गया और मैनर ऑफ रिडम्पशन हो गया, टाइम ऑफ रिडम्पशन हो गया। ठीक है क्या नहीं? कन्वर्जन कैसे होगा मैनर में बता दिया वो। फटाफट से एक बार देख लो, फिर बता दूंगा और बात। ठीक है ना? इसीलिए अब क्या होगा, रिडम्पशन के बाद एक पॉइंट आएगा कि भैया आखिरकार जब ये रिडम्पशन हो जाएगा, आफ्टर रिडम्पशन आपकी इक्विटी में कितना डाइल्यूशन होने वाला है। क्योंकि ये जो मेंबर्स आने वाले हैं एसआर पास करने वाले, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होंगे, बोलो हाँ या ना। इन्हें भी मालूम है कि अगर हमने इनके रिडम्पशन का मोड, अगर मैनर ऑफ रिडम्पशन के साथ साथ मोड ऑफ रिडम्पशन भी लिख देता हूं, अगर हमने इनके मोड ऑफ रिडम्पशन को चुन लिया कि भैया ये कन्वर्टिबल होंगे, और अगर कन्वर्टिबल हमने प्रेफरेंस शेयर, मैं इसे कन्वर्जन लिख देता हूं, कन्वर्जन अगर कन्वर्जन करना पड़ा तो भैया कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर ही होगा। तो पहले कम लोगों के पास इक्विटी शेयर थे, पावर हमारे पास ज्यादा थी। अब कन्वर्जन हो जाएगा तो भैया मेरी पावर डाइल्यूट हो जाएगी कि नहीं? यस। क्यों? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ने से पावर ज्यादा लोगों में बढ़ जाएगी। इसीलिए आफ्टर रिडम्पशन जो इक्विटी में डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन ऑफ पावर, यानी आपकी पावर कितनी घट जाएगी, वो सारी की सारी बातें यहां पर बता दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? अगर डाइल्यूशन किसी को समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं अलग से। मान लो एक कंपनी है और उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं डाइल्यूशन का पॉइंट बताने जा रहा हूं दोस्तों, हालांकि कोई मुश्किल चीज नहीं है बट फिर भी बता देता हूं, हो सकता है किसी को समझ ना आई हो ये बात। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, 10 लाख रुपए इन्होंने लगाए हुए हैं, ठीक है जी, और 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए ईच। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? ये है 10 लाख नहीं, 1 लाख इक्विटी शेयर है मान लो, 10 रुपए का एक और 10 लाख रुपए के हैं। इन्होंने सोचा यार क्या किया जाए, पैसा चाहिए। जब इनसे कहा गया भैया आप लगाओ पैसा, इन्होंने मना कर दिया। कंपनी ने वो शेयर बाहर इशू कर दिए और शेयर इशू कर दिए गए। 1 लाख इक्विटी शेयर इशू अलग से कर दिए गए, ऐड हो गया। अब ये 20 लाख रुपए आ गए, 10 लाख रुपए और आ गए, तो यानी टोटल कितना हो गया, 20 लाख हो गया। बोलो फायदा हुआ कंपनी का कि नुकसान? इन लोगों का क्या फायदा हुआ? कोई नुकसान हुआ? इनके 10 लाख रुपए तो किसी ने नहीं छेड़े। ये तो कह नहीं रहे भैया कि तुम्हें 10 लाख रुपए वापस नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लाइफ टाइम के एंड में मिलेंगे, मगर 10 लाख रुपए तुम्हारा इन्वेस्टेड है। क्या इन लोगों को, पुराने शेयर होल्डर्स को कोई नुकसान हुआ? बहुत बड़ा नुकसान हो गया। कैसे नुकसान हो गया मेरे भाई? जब तक ये अकेले थे तब तक 1 लाख शेयर्स ही थे, बोलो हाँ या ना, यानी 100% शेयर होल्डिंग इन्हीं के पास थी। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? लेकिन अब जब ये 20 लाख रुपए आ गए, इन 1 लाख के साथ 1 लाख और ऐड हो गए, तो आज 2 लाख शेयर्स वालों के पास
100% शेयर होल्डिंग है, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब जो पुराने वाले 1 लाख शेयर होल्डर्स थे, अब उनका जो वोटिंग पावर है, वो वोटिंग पावर क्या 100% बचा? बिल्कुल भी नहीं। अब वो 100% घट कर रह गया 50% वोटिंग पावर। इसी को कहते हैं डाइल्यूशन, यानी आपकी पावर डाइल्यूट हो गई। क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई? तो पावर का घट जाना ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दिस इज नोन एज डाइल्यूशन। क्या ये बात क्लियर हुई? तो इनको पहले ही बता देंगे, भैया आज तुम स्पेशल रेजोल्यूशन पास तो कर रहे हो, पैसा आएगा, वो कंपनी के फायदे में ही है, ऑब्जेक्टिव आपको बता दिया जा रहा है। अल्टीमेटली आपको इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है। प्रेफरेंस शेयर को वोटिंग राइट तो देना नहीं, वोटिंग राइट आज आपके पास है, आप उस पैसे का इस्तेमाल करिए, ज्यादा प्रॉफिट आएगा, प्रेफरेंस वालों को थोड़ा सा डिविडेंड देकर हटा देंगे। यानी यहां पर प्राइस कितना है, डिविडेंड का रेट कितना है, एक और लिख देता हूं, डिविडेंड का रेट क्या देंगे, ये सब बातें भी लिख देंगे। तो उनको थोड़ा सा डिविडेंड देने के बाद जो बचा वो आप ही का तो है। ये सब बातें जब इनको बताई जाएंगी तो ये लोग कहेंगे हाँ चलो चलते हैं भैया और इस काम को करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो अब यहां पर पर्टिकुलर केस में जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये कि जब इनका कन्वर्जन हो जाएगा तो इक्विटी वालों के दिमाग में पहले से ये बात है कि हाँ भैया हाँ, जब इन इक्विटी इन प्रेफरेंस शेयर वालों को रिडीम करके कैश की जगह इक्विटी शेयर दिए जाएंगे तो हमारी पावर डाइल्यूट होगी। क्या ये बात समझ में आई? और वो पावर कितनी डाइल्यूट होगी, यही बात हमने इनको पहले से समझा देनी है। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? आप एक काम करें, जल्द से जल्द इसे नोट करें, फिर मैं दोस्तों चलता हूं अगले पॉइंट पर। जल्दी नोट करिएगा।
चलो जी आगे। तो ये प्रोसीजर समझ में आ गया, कौन सी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, किस किस तरह के कर सकती है, कितने टाइम के लिए कर सकती है, और जब करेगी तो उसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। डिफॉल्ट उसका नहीं होना चाहिए, ना तो रीपेमेंट में, रिडम्पशन में, और ना ही पेमेंट ऑफ डिविडेंड में। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तो भैया उसमें वो 7 बातें बतानी पड़ेंगी, और स्पेशल रेजोल्यूशन के अंदर लिख दिया जाएगा कि ये रेजोल्यूशन पास हुआ है और इन बातों पर राजीनामा हो गया है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए मेंबर्स को बुलाना पड़ेगा जनरल मीटिंग के लिए। उस जनरल मीटिंग में बुलाने के लिए हमें उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। नोटिस के साथ साथ, क्योंकि ये एक स्पेशल बिजनेस है, इसीलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजनी पड़ेगी। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या क्या बातें लिखनी है वो मैंने आपको अभी बता दी हैं। अब सवाल ये आता है, जब ये शेयर्स इश्यू हो जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स जो हमने बनाया हुआ होता है, उस रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में इन सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में मुझे लिखना है। इस प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, इन प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में मैं सारी डिटेल कहां डालने वाला हूं। उनके नाम, किस तरह का उनका टाइप है, उनके नंबर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ मेंबर में सारी डिटेल, ये सब उस रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपडेट कर दी जाएगी, ताकि पता लगे भाई ये हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं। अब कंपनी चाहती है कि हम अपने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए आसान काम करें ना। अगर ये अपने शेयर्स को बेचना चाहें तो क्या करें, इनको कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो देना पड़ेगा ना जहां पर ये शेयर्स बेच पाए। यानी ये चाहते हैं कि इन प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी चाहती है लिस्टिंग करा दी जाए। लिस्टिंग कहां करा दी जाए, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करा दी जाए, ताकि इनकी शेयर्स की डिमांड सप्लाई के हिसाब से शेयर्स का प्राइस बढ़े और घटे, और कंपनी का भी फायदा हो, इन्वेस्टर का भी फायदा हो। अब इस काम के लिए सेबी ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। तो भैया सेबी के जो आपके रूल्स हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, आप उन रूल्स को फॉलो करिए, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप क्या कर पाएंगे, प्रेफरेंस शेयर को, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा सकती है। कंपनी को सेबी के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो ये क्लियर हो गया कि मुझे अब करना क्या क्या है। अगर मैं प्रेफरेंस शेयर को इश्यू कर दूं तो भैया रजिस्टर ऑफ मेंबर में नाम डालने हैं, डिटेल डालनी है, ठीक बात है कि नहीं। और अगर मैं उन्हें लिस्टिंग कराना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो मेरे सारे के सारे शेयर होल्डर अपनी इस प्रॉपर्टी को बेच सकें, शेयर्स खरीद रहे हैं, बेचें, डिमांड सप्लाई के हिसाब से इस इन्वेस्टर को फायदा हो, तो भैया कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करानी है। स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए उसे करना क्या पड़ेगा, सेबी के जितने भी रूल्स हैं उन सारे के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके इसकी लिस्टिंग होगी। क्या ये बात समझ में आई है दोस्तों? अब सवाल यह आता है कि रिडम्पशन की जो बातें थी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसको करने के लिए कब करें, इसका टाइम क्या हो। तो भैया सीधी सीधी बात है, या तो वो टाइम मेंशन्ड है, ठीक बात है कि नहीं। मेंशन कहां पर था, टर्म्स ऑफ इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले से ही तय है। अब या तो जो मेंशन्ड है उसके बेसिस पर कर लो, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाए, किसके बीच, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए कंपनी के बीच और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच। मान लो ये रिडम्पशन 15 साल बाद होना था, मेंशन था पहले ही, लेकिन कंपनी में और प्रेफरेंस शेयर होल्डर में एक एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है जी, आप एक काम करो,
इसको रिडीम अब इसके बाद करेंगे, राजी हो गए? तो भैया रिडम्पशन का टाइम बढ़ा दिया गया और उस टाइम के बाद आपने उसे पे कर दिया। 20 साल था, 20 साल के बाद भी उन्होंने कहा ठीक है जी चलो एक काम करते हैं, अब पुराने वाले को हम रिन्यू करा देते हैं। अब वो तो रिन्यूअल है, नया टाइम शुरू हो गया वहां से। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि म्यूचुअल डिस्कशन से दोस्तों सब चीजें पॉसिबल हैं। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब यह हुआ कि हमने यहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई और कंपनी को ऑप्शन दे दिया या प्रेफरेंस शेयर को होल्डर को ऑप्शन दे दिया। इन दोनों के ऑप्शन पर ही रिडम्पशन हो गया। तो टाइम मेंशन था, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ टर्म्स ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जो फिक्स टाइम था या तो उस फिक्स टाइम पे हो गया, अदरवाइज जो इन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी उस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो टाइम तय हुआ तब जाके इसका रिडम्पशन हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? अब मैं चलता हूं दोस्तों अपनी वापस पुरानी वाली बात पे कि मैंने आपसे कहा था कि हम डिस्कशन करेंगे 30 साल वाले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। मैक्सिमम टाइम ऑफ रिडम्पशन हम जानते हैं कितना है, 20 साल, लेकिन उसे 30 साल किया जा सकता है किन केसेस में? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि ये प्रोजेक्ट दोस्तों बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए ये टाइम भी बढ़ा दिया गया। इसका रिडम्पशन टाइम क्या होता है? इट एक्सीड्स 20 years but does not exceed 30 years। यानी 20 साल से ज्यादा होगा मगर 30 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम टाइम 30 साल हो गया दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने 10 साल इनके बढ़ा तो दिए, मगर जब 21st ईयर आएगा, 21st ईयर और अर्लियर, आप चाहें तो उससे पहले भी ये काम कर सकते हैं। इन पर्टिकुलर केसेस में 21st ईयर से काम करना पड़ेगा आपको, या आप चाहें तो ये काम पहले भी कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं? रिडम्पशन स्टार्ट कर सकते हैं एवरी ईयर। कितना? मिनिमम 10%। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स लिए हुए हैं तो 20 साल के खत्म होते ही 21वें साल से 10 लाख का 10%, एक साल, हर साल आपको 1-1 लाख रिटर्न करना पड़ेगा, रिडम्पशन करना पड़ेगा। चाहे तो आप 21वें साल से कर लें, यानी बाय द टाइम 30th ईयर कम्स 100% पेमेंट विल बी रिटर्न। ये इसीलिए किया गया है। अदरवाइज अगर कंपनी चाहे तो ये काम पहले से स्टार्ट कर सकती है। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? ये है हमारा किस काम के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट जहां पर की जाए उस इन्वेस्टमेंट के लिए इशू किए गए प्रेफरेंस शेयर के लिए, यानी जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है। ये उस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात हो रही है विच इज यूज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? ये है हमारा मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से इसे लिख लीजिए। और ये हिस्सा ऊपर का है, नोट करिए। ये चारों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर चलता हूं दोस्तों मैं आगे, फटाफट करिएगा।
ध्यान से करिएगा। चलो जाए आगे। तो ये है दोस्तों हमारी प्रेफरेंस शेयर की कहानी। रिडम्पशन कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो दोस्तों कंडीशंस अब शुरू होने वाली है। इश्यू का तो सारा काम सीख लिया आपने, रिडम्पशन की कुछ बातें साथ साथ सीखी, लेकिन कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन हालांकि एक 1956 वाले एक्ट में भी सेम थी और इसमें भी सेम ही है, 2013 वाले एक्ट में भी सेम ही है। कुछ बातें बदली थी, वो इश्यू में आपको बता दी गई है। ये सेम है, कोई चेंज नहीं। खैर आपको अब उस 1956 वाले एक्ट से क्या लेना। बहुत सारी बातें सेम भी है दोस्तों, बहुत सारी बातें बदली भी है, ठीक है ना। तो अब मैं चल रहा हूं आगे। अगर मैं कहूं भैया कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो भाई इन कंडीशंस में सबसे पहले कंडीशंस मैं एक्सप्लेन करूं इससे अच्छा यह है कि पहले हम एक बैलेंस शीट को देखें। बैलेंस शीट वर्टिकल भी बना सकते हैं भाई, हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए अब हमारा एक्ट बोलता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना कंपैरिजन करने के लिए आपको दो डिवीजन करके दिखा रहा हूं। मान लो एक तरफ मैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिख देता हूं, अमाउंट लिख देता हूं, एक तरफ मैं आपको एसेट्स लिखकर दे देता हूं। अब इस लायबिलिटी प्लस कैपिटल में लायबिलिटी साइड पे मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इन सबके अगेंस्ट मेरे पास कोई ना कोई एसेट भी मौजूद होगा। ये एसेट मेरा फिक्स्ड एसेट भी हो सकता है, कैश, बैंक, बहुत तरह के एसेट हो सकते हैं। अब अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो भैया 20 लाख ये है, मान लो 10 लाख ये है, 1 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कैपिटल बेस कितना है, सवाल ये है दोस्तों। 30 लाख रुपए का मेरा कैपिटल बेस है। मान लो रिडम्पशन का टाइम आ गया, मैंने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, पैसा वापस करना है। इसको मैंने पे कर दिया, 10 लाख बोलो गायब हुए कि नहीं? हो गए। इधर से 30 का रह गया 20, उधर से कैश में भी कम हुआ, 30 से रह गया ये भी 20। बोलो हां या ना। अब सवाल याद है कि क्या मेरी कैपिटल के बेस में रिडक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो भैया कैपिटल का बेस तो रिड्यूस हो गया, और अगर कैपिटल का बेस रिड्यूस हो गया, सोचो कैश बैंक गए होंगे, यहां से पैसा निकल गया तो वर्किंग कैपिटल चली गई, मुसीबत आ गई कि नहीं आ गई? एसेट बेचना पड़ा तो भैया ऑपरेशनल एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। फिर सामान कैसे बनाओगे, बेचोगे कैसे? क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो ये बात तय रही कि एक बार कैपिटल बेस मेरा बन गया तो मैं उसे रिड्यूस नहीं करूंगा। रिड्यूस करूंगा तो मैंने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। क्या ये बात ठीक है? इसी कारण से कंपनीज एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है भैया कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल अलाउड नहीं है। एक बार वो लेवल बन गया तो आपको उसे मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस ही हिल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ पेमेंट भी करना जरूरी है भाई। आप कहोगे पेमेंट नहीं करूंगा तो मेरा गला पकड़ लोगे आप, रिडक्शन होगी तो मेरा गला पकड़ लोगे, तो मैं करूं क्या? अब सवाल यह भी है कि भैया अगर कैपिटल है तो इतने साल काम कर रहे हैं तो भैया प्रॉफिट्स भी तो होंगे। बोलो हां या ना।
यहां पर प्रॉफिट भी होंगे, जाहिर सी बात है। मान लो 5 लाख के कुछ प्रॉफिट्स भी हैं। क्या ये बात समझ आई कि नहीं? और ये भी ज्यादा होंगे। अब मैं वापस आता हूं, मान लो ये 10 लाख लिखा हुआ है। मैं ये कहूंगा भैया ये वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये वो क्रेडिट बैलेंस है, ये वो प्रॉफिट है जो मैंने कमाया है, ये वही प्रॉफिट है जो मेरे पास बिजनेस करने से आया, ये वही प्रॉफिट है जो इक्विटी वालों को बट जाता। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? या रिमेनिंग रह जाता मेरे पास प्रेफरेंस वालों को देने के बाद। लेकिन क्या ये सारा का सारा पैसा प्रेफरेंस को देना है? नो। हमने इक्विटी वालों से बोला जी थोड़ा पैसा ले लो, रिजर्व में कम डाल लो। इस 5 लाख में से हम 4 लाख का यूज करना चाहते हैं और आपको पैसा इस बार डिविडेंड कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि भैया प्रेफरेंस वालों का रिडम्पशन करना है और हमारी ये रेवेन्यू नेचर के क्या हैं? ये मेरे रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट्स है मेरे भाई। अब रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट तो डिविडेंड के रूप में चला जाता, जाहिर सी बात है। लेकिन मैंने क्या किया, उस 4 लाख रुपए को यूज डिविडेंड के रूप में पे करने के लिए नहीं किया, बचा लिया और कम डिविडेंड दे दिया इक्विटी वालों को। और उस 4 लाख रुपए का इस्तेमाल कैसे किया, ये बड़े मजे की बात है। जाहिर सी बात है अगर ये 4 लाख यहां है तो एसेट साइड में भी देयर मस्ट बी सम एसेट विच विल बी प्रेजेंटिंग दिस प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? बिकॉज अकाउंट्स में हम सीखते हैं एवरी लायबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सम एसेट। कैश आया, कैपिटल आई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा होता है ना, दोनों तरफ चलता है। तो इसका मतलब हर एक लायबिलिटी के लिए, हर इस साइड के लिए कुछ ना कुछ एसेट जरूर बचा होगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो ये पैसा मान लो 5 लाख किसी तरीके से बांट देता या रेवेन्यू नेचर का ही बड़ा रहने देता तो मेरी कैपिटल तो नहीं बढ़ती। और अगर मान लो मैंने 5 लाख का डिविडेंड बांट दिया तो यहां से कैश भी गया, लेकिन मैंने उसमें से 4 लाख रोक लिया। मैंने कहा भैया मुझे 10 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिटर्न करना है। जब ये चला जाएगा तो मेरा कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है। कितने रुपए का? 10 लाख का। और मैं इस कैपिटल के रिडक्शन को होने नहीं दे सकता क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मुझे अपने इस रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में यूज ना करके इस 4 लाख रुपए को, मैंने 5 में से 4 निकाले हैं बस, इस 4 लाख रुपए को मैं कैपिटलाइज कर रहा हूं। क्या कर दिया मैंने? कैपिटलाइज कर दिया। इसका नेचर रेवेन्यू से कन्वर्ट करके किसमें कर दिया? कैपिटल नेचर में। और इस अमाउंट को मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल के लिए, कैपिटल के रिडम्पशन के लिए रिजर्व बना करके। कहां ट्रांसफर कर दिया मैंने इसको? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्या क्या कर दिया दोस्तों? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। CRR में मैंने इसे ट्रांसफर कर दिया। अब आप कहोगे जी कैपिटल की रिडम्पशन के लिए रिजर्व तो आपने बना लिया, रेवेन्यू नेचर खत्म हो गया, यानी ये 5 लाख के 2 स्प्लिट हो गए। क्या हो गए दोस्तों? 5 लाख के 2 स्प्लिट हो गए। मान लिया जाए P&L में तो पड़ा रहा भैया 1 लाख और 4 लाख कहां ट्रांसफर कर दिया आपने? कैपिटल के रिडम्पशन के रिजर्व के लिए। बोलो हाँ या ना? तो आज ही अब ये आइटम रेवेन्यू नेचर से कन्वर्ट होके हो गई कैपिटल नेचर की, यानी जो 10 लाख रुपए का कैपिटल का रिडक्शन हो रहा था, अब आपने उस 10 लाख के कैपिटल के रिडक्शन में से 4 लाख तो अरेंज कर दिया, रेवेन्यू को कैपिटल नेचर में कन्वर्ट कर दिया और बचा अब कितना? 6 लाख का रिडक्शन। इसको मैनेज करने की बात है, कोई बात नहीं, समझ में आती है बात। तो मैंने क्या किया, आउट ऑफ माई प्रॉफिट्स, रेवेन्यू नेचर प्रॉफिट, मैंने रिडम्पशन किया। इस 4 लाख रुपए के इसके अगेंस्ट जो एसेट है उसका इस्तेमाल मैंने 4 लाख की पेमेंट के लिए कर लिया। 10 में से 4 घट गए, रिडक्शन कितना रह गया? बस 6 लाख का। 4 पेमेंट कर दी, इसके अगेंस्ट जो कैश पड़ा था वो दे दिया।
यानी आउट ऑफ प्रॉफिट मैंने रिडम्पशन कर दी। इसका तरीका क्या है? ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सो दैट रिडक्शन ऑफ कैपिटल इज नॉट डन। तो यानी मेरा सीआरआर में ट्रांसफर हुआ। अब आप कहोगे जी सीआरआर पड़ा रहेगा तो इससे कैपिटल को क्या फायदा? तो दोस्तों समझ लीजिए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का केवल सिंगल यूज है और वो क्या है? इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स। तो भैया इक्विटी वालों को फुली पेड बोनस शेयर मिलेंगे फ्री में, वो भी बताऊंगा। इससे अगला टॉपिक ही दोस्तों वही है। तो अगर मैंने इक्विटी के शेयर्स को फ्री में पैसा दे दिया, सोचो जरा, ये वही पैसा है जो इक्विटी वालों को डिविडेंड के रूप में मिलना था। बोलो हाँ या ना। मैंने उनसे क्या कहा कि भाई आप तुम्हें डिविडेंड के रूप में नहीं, मैं तुम्हें अब कैपिटल के रूप में इस पैसे को दूंगा, है तुम्हारा ही, टेंशन मत लो, कहीं नहीं गया ये पैसा। बट अब वो कैपिटल हो गई और आने वाले समय में तुम्हें इस पर भी डिविडेंड मिलेगा। फ्री में पैसा, फ्री में तुम्हें शेयर मिल रहे हैं। डिटेल में बताऊंगा बोनस शेयर जब करेंगे। तो भाई जो बोनस शेयर के लिए सबसे पहला यूसेज है वो किससे किया जाता है? वो इसी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से किया जाता है, उसका यूसेज। इज दैट क्लियर? तो ये कारण है कि हमने आउट ऑफ प्रॉफिट सबसे पहली कंडीशन क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट निकालने की कोशिश करो। निकाल लिया जी। अब और तो पॉसिबल है नहीं, क्या करूं? तो भैया सीधी सीधी बात है, इस 6 लाख रुपए की रिडक्शन हो रही है तो क्या करूं? न्यू इक्विटी शेयर्स ये इश्यू करो, क्योंकि अब तुम्हें प्रेफरेंस शेयर एक खंबा हटाना है और दूसरा खंबा लगाना है ताकि तुम्हारी छत इंटैक्ट रहे। समझ आई बात के नहीं? सपोर्ट है ये, सपोर्ट। तो उस छत को सपोर्ट करने के लिए एक खंबा हटाना है और दूसरा खंबा लगाना है। इज दैट क्लियर? तो जो पहला पोस्ट था वो था प्रेफरेंस शेयर का, उसको हटाया, उसकी जगह क्या लगा दिया? इक्विटी, ताकि मेरी छत सलामत रहे, ताकि मेरा कैपिटल इंटैक्ट रहे। यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गई और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। 6 लाख से बढ़ गई तो मैं नई इक्विटी इश्यू करूंगा 6 लाख रुपए की, और जो पैसा आएगा उससे प्रेफरेंस का रिडम्पशन कर दूंगा। यानी पहला किया आउट ऑफ प्रॉफिट्स और दूसरा किया आउट ऑफ कैपिटल। समझ में आई बात या नहीं आई? तो ये जो आउट ऑफ कैपिटल दोस्तों मैंने किया है, ये आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन, ये आउट ऑफ कैपिटल का जो रिडम्पशन है, ये क्या है? बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। फ्रेश इश्यू है ये, बाय फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैं लिख देता हूं इसे, बाय फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये है दोस्तों कहानी। अब सवाल ये आता है मेरे सामने कि रिडम्पशन कर दिया इन 2 तरीकों से ताकि मेरी कैपिटल का रिडक्शन ना हो, कैपिटल बेस दोस्तों सलामत रहे, ठीक है ना? लेकिन ऐसा भी तो होता है कि मैंने बिगिनिंग में क्या दिया था जी, कि जब मैं आपके शेयर्स को रिडीम करूंगा तो प्रीमियम पर रिडीम करूंगा, यानी आपको ज्यादा पैसा दूंगा, 10 के 12 दूंगा। तो अगर मैंने कहा कि मैं आपको कुछ प्रीमियम भी दूंगा तो प्रीमियम कहां से लेके आऊं? तो अगर मैं मान लो प्रीमियम भी देना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो ऐसे केस में ये कैपिटल नेचर का खर्चा हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल ठीक बात। तो अगर ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस हो जाता है तो मैं क्या करूं? आपको मैंने याद करिए सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस बताए थे, बोलो हाँ या ना। यस। तो भैया वो सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो मेरा कैपिटल नेचर का रिसीट था, बोलो हाँ या ना। कैपिटल रिसीट थी कि नहीं? कैपिटल नेचर की रिसीट थी और उसके रिस्ट्रिक्टेड यूजेस थे। उस रिस्ट्रिक्टेड यूजेस में हमने क्या कहा था? इस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को राइट ऑफ करने में हम इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस। या फिर हमारे पास अगर प्रॉफिट्स और ज्यादा हैं तो उन प्रॉफिट्स में से भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला तरीका या तो सिक्योरिटी प्रीमियम में से राइट ऑफ कर दो और प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, आप चाहें तो उन प्रॉफिट्स में से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं दोस्तों हमने, नई बातें जो आपने सीखी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा इस बात को कि रिडम्पशन अगर होगा, वो रिडम्पशन किसका होगा? ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का। किसका रिडम्पशन होगा मेरे भाई? ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर कोई शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है तो पहले उन्हें फुल्ली पेड बनाया जाएगा और फिर उनका रिडम्पशन किया जाएगा। अनलेस और अनटिल फुली पेड प्रेफरेंस शेयर हो तब तक इनका रिडम्पशन हम नहीं करने वाले। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों आपने सीख ली है। क्या ये बात समझ में आई मेरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अब दोस्तों मैं चलने वाला हूं आगे, और अब सवाल यह आता है कि मान लिया जाए ये रिडम्पशन की सारी कहानी खत्म हो गई आपकी, ठीक है कि नहीं? मैं जो बताने जा रहा हूं वो बात कंपनीज एक्ट 2013 में लिख तो दी गई है, मगर अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ वो सेक्शन। नोटिफाई करने का मतलब ये हुआ कि अभी तक उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं दी गई। लिख दिया है बट एप्लीकेबल कब से है अभी वो बताया जाएगा, यानी नोटिफिकेशन दिया जाएगा। आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं कर पाती। क्या करे भाई? पैसा ही नहीं है, मुसीबत आ रही है, क्या करूं? तो उसका तरीका क्या है? अब सवाल यह आता है कि अगर इस पर्टिकुलर केस में मान लीजिए मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो कंपनी आखिरकार क्या करे? कंपनी अपनी बात ट्रिब्यूनल के सामने रखेगी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने। ठीक है कि नहीं? हमारी जो ट्रिब्यूनल है उसके सामने बात आ गई कि जी प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन नहीं हो रहा, क्या करूं? कंपनी से कहा जाएगा देखो जी तरीका सुन लो, या तो अपनी जैसे तैसे करके पेमेंट करो, नहीं कर पा रहे, मुसीबत आ रही है, तो एक काम करो, आप अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से बातचीत करो। अगर 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि चलो जितना मेरा पैसा ड्यू है और जितना मेरा डिविडेंड ड्यू है उन सबका मिला करके आप हमें नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, यानी डिविडेंड का अब जो रेट बनेगा वो जाहिर सी बात है ज्यादा होगा, जो रिडम्पशन की टर्म्स हैं वो ज्यादा फेवरेबल होंगी टुवर्ड्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तभी तो मानेंगे। तो अगर तो भैया कम से कम 75% प्रेफरेंस शेयर होल्डर इस बात को मान गए तो हम आपके पुराने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन मान लेंगे और नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे। लेकिन जो लोग नहीं मानेंगे, मान लीजिए 75% मान गए, मिनिमम मानने थे, 25% ने नहीं माना, या 80 मान गए, 20 ने नहीं माना, जो नहीं माने उनकी रीपेमेंट आपको इमीडिएट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हो तो उनकी रीपेमेंट कर दो, और जो बचे हुए जो मान गए हैं उनको आप नए प्रेफरेंस शेयर अपना इश्यू कर दो नई टर्म्स पर, और ये मान लिया जाएगा कि आपने पुराने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया है। इज दैट क्लियर? इस सेक्शन, इसका सिस्टम, इसका नाम क्या है? इनएबिलिटी टू रीपे द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी इनएबिलिटी टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्या किया जाएगा? तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन मैं दोबारा कह दूं ये सेक्शन अभी नोटिफाई नहीं किया गया,
समझ के लिए ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, जब इसको नोटिफाई किया जाएगा तभी आपको आता होगा। इसे नोट करिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर अगला काम करेंगे। फिलहाल हमारा ये प्रेफरेंस शेयर से जुड़ा काम सारा खत्म हुआ, अब चलेंगे इसके बाद आगे। नोट कर लीजिए।